स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम बात करें 1960 से पहले की, तो डिफरेंट एरियाज में फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट थे वो भी डिफरेंट हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक इलाके में मास का यूनिट है किलोग्राम, तो दूसरे में होता था ग्राम, तीसरे में होता था पाउंड। तो जब बंदा एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर करता, अगर कोई चीज लेनी होती मास की, तो उससे सिर्फ अपने यूनिट के बारे में आइडिया होता था, दूसरे यूनिट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं हुआ करता था। इस तरह जो बेचने वाला शॉपकीपर है वो भी सिर्फ एक यूनिट को जानता था जो उसी इलाके में यूज होता था। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के इलाके में यूनिट यूज हो रहा है किलोग्राम, जब वो सफर करता है दूसरे इलाके में तो वहां पर यूज होता है पाउंड। वो जाके किसी शॉपकीपर को कहता है कि 2 किलोग्राम एप्पल दे दें या 2 किलोग्राम चीनी दे दें, तो वो यूनिट यूज कर रहा होता था पाउंड, तो उसे इसके बारे में किलोग्राम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता था। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए 1960 में फ्रांस के कैपिटल पेरिस के अंदर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का मकसद सिर्फ यही था कि फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे यूनिट्स दिए जाएं जो कि पूरी वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल हो। जब बंदा एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर करे, कोई चीज लेनी हो, तो उसे कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जैसे आजकल मैथ्स का यूनिट किलोग्राम यूज होता है, तो पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाएं तो किलोग्राम का हर किसी को आइडिया होता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। In 1960, an international committee agreed on a set of definition and standard to describe the physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स देने के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई 1960 के अंदर। तो इस कमेटी ने फिजिकल क्वांटिटीज को एक ऐसे यूनिट दिए जो कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो इस कमेटी के अंदर टोटल 3 यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया। एक को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स, दूसरे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स और तीसरे हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स को। तो सबसे पहले हैं बेस यूनिट्स। The units of base quantities are called base units. Base quantities के लिए, बेस मिकदारों के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। तो टोटल बेस क्वांटिटीज थी 7। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज को 7 बेस यूनिट्स दिए गए। तो इन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। तो पहली क्वांटिटी है मैस। मैस को यूनिट दिया गया किलोग्राम, और ये किलोग्राम पूरी वर्ल्ड के अंदर यूज होता है, इसे हर कोई जानता है। इसी तरह बेस यूनिट्स जितने भी आए इन सबको पूरी वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है। दूसरा है लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर। मीटर को हम जाहिर करते हैं एम से। इसी तरह तीसरा है टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड, एस। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, एम्पियर। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, और इन 7 बेस क्वांटिटीज के ये 7 बेस यूनिट्स हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटीज को दिएगा। ड्राइव्ड यूनिट। द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है। इस तरह जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो भी बेस यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो बेस क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी हैं ड्राइव क्वांटिटीज, और बेस यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स होंगे सिवाय सप्लीमेंट्री यूनिट के सारे ड्राइव यूनिट्स हैं। तो इनमें पहली जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो है फोर्स, जो आपकी बुक में मेंशन है। तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं बेस यूनिट्स के अंदर, क्योंकि ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो पहला है फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है, बेस यूनिट में ये शामिल नहीं है। बेस यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं सिवाय सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो सारे के सारे ड्राइव्ड होंगे। तो न्यूटन जो है वो बेस यूनिट्स के अंदर शामिल नहीं है, तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। तो ड्राइव यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट्स के अंदर। मुख्तलिफ बेस यूनिट जब मिलते हैं तो एक नया यूनिट बनाते हैं जो ड्राइव यूनिट होता है। तो न्यूटन। न्यूटन यूनिट है फोर्स का, और फोर्स बराबर होती है F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन बराबर हो गया मैस। मैस का यूनिट है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेस यूनिट के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
तो किलोग्राम बेस यूनिट है, मीटर और सेकंड ये बेस यूनिट्स हैं। तो एक ड्राइव्ड यूनिट बन गया बेस यूनिट्स के अंदर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो न्यूटन किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह जॉल, जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर। तो जॉल को हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट्स के अंदर। तो मीटर तो बेस यूनिट है, लेकिन न्यूटन यहाँ पर ड्राइव यूनिट है, तो इसको मजीद कन्वर्ट कर देंगे। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये यूनिट आ रहा है, ये मैंने लिखा है न्यूटन की जगह और आगे मीटर लिखा हुआ, ये मीटर लिख दिया। तो इसी तरह ये बराबर आ जाएगा किलोग्राम, ये मीटर और ये मीटर, मीटर की पावर 2 हो जाएगी, आगे है सेकंड की पावर -2। तो जॉल के बेस यूनिट्स क्या आ गए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वाट, वाट पावर का यूनिट होता है और ये बराबर होता है जॉल पर सेकंड के। तो यहाँ पर सेकंड तो बेस यूनिट है, लेकिन जॉल ड्राइव यूनिट है, तो इस ड्राइव यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट के अंदर। जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और आगे सेकंड की पावर -1 है। तो न्यूटन ड्राइव यूनिट आ रहा है, इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे ये मीटर आएगा और सेकंड की पावर -1। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर, और मीटर, मीटर की पावर 2 हो जाएगी, सेकंड की पावर -3, -1 ये -2 ये आ गई। तो इसी तरह पास्कल प्रेशर का यूनिट है, जो कि ड्राइव यूनिट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस के अंदर। तो पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन ड्राइव यूनिट आ रहा है, इसे दोबारा कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे ये मीटर की पावर -2 हो जाएगी। किलोग्राम मीटर और मीटर की पावर -2, ये आप बच जाएगी -1, और इस सेकंड की पावर -2। ये बेस यूनिट्स हैं पास्कल के। इस तरह चार्ज का यूनिट है कॉलम, और कॉलम बराबर होता है Q इज इक्वल टू आई टी के बराबर। तो ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कॉलम, और ये आई यहाँ पर करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर है, और यहाँ पर टी टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो कॉलम बराबर आता है एम्पियर सेकंड के, एम्पियर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। कॉलम ड्राइव यूनिट था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बेस यूनिट्स के अंदर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर नॉट बेस नॉट ड्राइव्ड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऐसे यूनिट जो ना तो बेस यूनिट हो और ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स हो, तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको यूज किया जाता है ज्योमेट्री के अंदर। तो ये दो तरह के होते हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम बोलते हैं रेडियन, और इसे ज़ाहिर किया जाता है RAD से। ये होता है 2 डायमेंशनल, इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखनी है। और सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, स्टीरेडियन को ज़ाहिर करते हैं SR से, और ये है 3 डायमेंशनल। तो टोटल 2 एंगल हो गए, रेडियन और स्टीरेडियन। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं रेडियन की। द रेडियन इज द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल के 2 रेडियाई के दरमियान बनता है। रेडियाई कहते हैं रेडियस की जमा को, 2 रेडियस हैं तो इनको हम बोलते हैं 2 रेडियाई। तो रेडियस होता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक का फासला। ये सर्कल है, सर्कल की लाइन को बोलते हैं सरकमफेरेंस। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, सेंटर से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस। तो ये जो एंगल है ये 2 रेडियाई के दरमियान में बनता है। ये एंगल बन रहा है, ये 2 रेडियाई के दरमियान में है। तो इसे रेडियन हम कब बोलेंगे, इज द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सरकमफेरेंस। ये जो एंगल है ये सरकमफेरेंस को कट कर रहा है, ये सारा सरकमफेरेंस है। इस एंगल ने इस सरकमफेरेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर दिया है, ये हिस्सा बना दिया है। ये सारा सरकमफेरेंस इस एंगल के अंदर नहीं आ रहा है, इस एंगल के अंदर सिर्फ ये वाला सरकमफेरेंस आ रहा है। तो सरकमफेरेंस जब कट होती है तो इसे हम बोलते हैं आर्क। अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल की बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को जब हम कट कर दें, उसका कोई भी हिस्सा ले लें तो उसको हम बोलते हैं आर्क।
विच कट ऑफ ऑन द सरकमफेरेंस, ये जो एंगल है ये सरकमफेरेंस को कट करता है। एन आर्क, कट करने के बाद ये आर्क बना देता है। ये सरकमफेरेंस का एक हिस्सा आ रहा है, एक हिस्से को हम बोलते हैं आर्क। इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, अगर इस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए तो उस वक्त जहां पर जो एंगल बन रहा होता है उसे हम बोलते हैं रेडियन। तो दोबारा सुन ले, रेडियन क्या होता है? रेडियन एक एंगल है जो कि दो रेडियई के दरमियान बनता है। ये दो रेडियई हैं और ये इनके दरमियान में बन रहा है। ये सरकमफेरेंस को कट कर रहा है, सरकमफेरेंस को कट करके एक आर्क बना दिया। तो ये जो एंगल है इसने सरकमफेरेंस को कट करके एक आर्क बना दिया। अगर इस आर्क की लेंथ इस रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए तो उस वक्त ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं रेडियन। अगर पूरे सर्कल के लिए रेडियन निकालना हो तो ये बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो पूरे ये आर्क की, अगर पूरे सर्कल के लिए आर्क हो तो ये पूरा सरकमफेरेंस बन जाएगा। तो पूरे सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है वो बराबर है 2 पाई आर के डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस होता है आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो पूरे सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो आर्क लेंथ पूरे सर्कल के लिए होती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर से आर कैंसिल तो बाकी बच जाएगा 2 पाई रेडियन। टी रेडियन, द टी रेडियन इज अ सॉलिड एंगल। टी रेडियन एक सॉलिड एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर की सेंटर के ऊपर बनता है। स्फीयर कहते हैं सॉलिड सर्कुलर शेप को, जैसे फुटबॉल हो गई, वाटरमेलन हो गया, तो ये सॉलिड सर्कुलर शेप है, इनको हम बोलते हैं स्फीयर। तो ये जो सॉलिड एंगल है टी रेडियन है कहाँ पर बनता है? सॉलिड सर्कुलर शेप या स्फीयर के सेंटर पर। बाई एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, अगर उसकी सरफेस से एक एरिया हम निकाल लें, जैसे वाटरमेलन की हम टाकी लगाते हैं तो टाकी वाला हिस्सा जो हम बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस। तो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर जो सरफेस हमने बाहर निकाली है उसका एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो उस वक्त स्फीयर के सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलते हैं स्टीरेडियन। कैसे बनता है ये समझते हैं इसको। तो ये कंसीडर हम कर लेते हैं, ये एक सॉलिड सर्कुलर शेप है या एक स्फीयर है, फुटबॉल की तरह है। तो इसकी सरफेस से हम एक एरिया बाहर निकाल लेते हैं, जैसे वाटरमेलन से एक एरिया बाहर निकाला जाता है, सरफेस बाहर निकाली जाती है, तो ये एक सरफेस। तो ये सेंटर स्फीयर की जो सेंटर है, ये जहां तक का जो फासला है इसे हम बोलते हैं रेडियस। तो ये भी बन रहा है रेडियस। तो ये जो एरिया बनेगा ये एरिया ऑफ सरफेस है। ये जो ऊपर हमने सरफेस रखी है इसका ये एरिया है। अगर इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इस सरफेस का जो एरिया है वो भी कितना होना चाहिए? 4। तो इस सरफेस का एरिया और रेडियस का स्क्वायर अगर आपस में बराबर हो जाए तो उस वक्त यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा उसे हम बोलते हैं स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या है? सॉलिड सर्कुलर शेप या स्फीयर के सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल है। जब इसके ऊपर कोई सरफेस रखी जाए, उस सरफेस का एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो उस वक्त जो एंगल सेंटर के ऊपर बन रहा होगा उसे हम बोलते हैं स्टीरेडियन। अगर स्टीरेडियन पूरी सॉलिड सर्कुलर शेप या स्फीयर के लिए निकालना हो तो उसका फार्मूला है एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन। अगर पूरी सॉलिड सर्कुलर शेप या पूरी स्फीयर की बात की जाए तो उसके अंदर स्टीरेडियन कितने होते हैं?
4 पाई स्टीरेडियन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सॉलिड सर्कुलर शेप या स्फीयर के अंदर कितने स्टीरेडियन होते हैं, ये 4 पाई के बराबर है।